स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर और मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल पार्ट 2। इलेक्ट्रिक सेल पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक सेल, EMF, टर्मिनल पोटेंशियल, रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस और सबके रिलेशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अर्थात सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पहले हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कितने टाइप का होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है सीरीज, जिससे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। दूसरा होता है पैरेलल, यानी समांतर में। और तीसरा होता है मिक्स्ड या ग्रुप में। मिक्स्ड में या ग्रुप में कह सकते हो कॉम्बिनेशन। तो बारी बारी सबके बारे में पढ़ेंगे और सबके कॉम्बिनेशन की कंपैरिजन करेंगे, कौन बेटर है कौन नहीं बेटर है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल न्यूमेरिकल लगाने के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज की। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज क्या होता है। तो जिस तरह से हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या कैपेसिटर पढ़ा दोनों, वैसे ही हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज पढ़ते हैं। सीरीज में भी जिस तरह से रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं हम लोग, वैसे ही बिल्कुल सेलों को भी सीरीज में जोड़ा जाता है। तो मैंने कहा कि हमारे पास n सेल है, मतलब n नंबर ऑफ n सेल हैं जिनके EMF अलग अलग है। एक का E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3। ऐसे जो n सेल है उसका En है और सभी को मैंने सीरीज में ऐड कर दिया इस तरह से। ये है सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। और अगर सबके इंटरनल रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 और लास्ट वाले का Rn, और इसे एक एक्सटर्नल सर्किट से ऐड कर दिया जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल R। तो ये सीरीज में जुड़े हैं, सारे सेल सीरीज में जुड़े हैं। जो EMF होता है वो EMF पोटेंशियल के समान होता है। और हमने पढ़ा है कि अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सभी टर्मिनल के पोटेंशियल का ऐड टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो इस तरह से अगर हम सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं तो सबके पोटेंशियल का जो ऐड है वो टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा, या कह सकते हैं सभी के जो EMF है उनका ऐड टोटल EMF के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं टोटल EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2 और प्लस डॉट डॉट EN। ये जो रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, ये भी सीरीज में है। अगर इनका रिजल्टेंट स्मॉल r हो तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn। और ये स्मॉल r जो इन सभी इंटरनल रेसिस्टेंस का रिजल्टेंट है, ये और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों फिर सीरीज में होंगे। तो टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा ऑफ सर्किट, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये हो जाएगा R प्लस स्मॉल r। तो अगर हम सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं तो सबके EMF का ऐड टोटल EMF के इक्वल होगा। सभी के इंटरनल रेसिस्टेंस का ऐड टोटल रिजल्टेंट
इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस जो आएगा और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वो भी सीरीज में होते हैं, तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट R प्लस R हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट I बराबर होता है टोटल EMF, तो टोटल EMF है E प्लस टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट ये है R प्लस R। और अगर मैं सबकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 EN अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट RN। ये हो गया। और ये है अगर हम n सेलों को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनसे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट I का फॉर्मूला। अगर मैं इसमें कंडीशन अप्लाई करता हूं, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जितने सेल हमने यूज किया है सभी सेलों का EMF सेम कर दो, यानी AVE AVA AVE, तो टोटल EMF हो जाएगा, टोटल EMF हो जाएगा NE, क्योंकि E प्लस E प्लस E प्लस N टाइम होगा NE। ऐसे टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल हो जाएगा NR। क्यों? R प्लस R प्लस R N टाइम NR। और ऐसे कंडीशन में टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा R प्लस NR। और तब करंट I का फॉर्मूला होगा NE अपॉन R प्लस NR। ये होगा। तो ये कंडीशन कब लागू होगा? जब सबके EMF सेम हो और सबके इंटरनल रेसिस्टेंस सेम हो। और ये कंडीशन कब लागू होगा? जब सबके टोटल EMF जो है अलग अलग EMF है वो अलग अलग हों और सबके इंटरनल रेसिस्टेंस भी अलग अलग हों। हम जानते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने इसे निग्लेक्ट कर दिया तो I इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा NE अपॉन R, और इसे ले सकते हैं NE बाई R। I क्या है? ये I है सभी सेलों द्वारा इस एक्सटर्नल सर्किट में पास होने वाली करंट। ये टोटल धारा है सभी सेलों की मिक्स, और E बाई R होती है किसी एक सेल का करंट। तो ये हो जाएगा I इक्वल N। अगर मैं कहूं किसी भी एक सेल से निकलने वाली करंट जो है वो I नॉट हो, तो हमको मिल गया फॉर्मूला कि अगर हम लोग सेलों को सीरीज में ऐड करते हैं तो टोटल करंट जो होती है वो किसी एक सेल के निकलने वाली धारा का N गुना होता है। मतलब उसमें जितने नंबर ऑफ सेल लगे होंगे उतना गुना होगा। अगर 10 सेल लगे तो 10 गुना होगा, 5 सेल लगे तो 5 गुना के इक्वल होगा। और ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। अब हम लोग ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल पढ़ेंगे। तो देखते हैं पैरेलल में क्या होता है। तो पैरेलल में भी दो कंडीशंस हैं। पहला, जब दोनों के रेसिस्टेंस और दोनों के EMF अलग अलग। दूसरा, जब दोनों सेम हो। तो पहले हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सेम होना पढ़ेंगे। तो सेकंड हमारा है इन पैरेलल। अब जैसे हमने n सेलों को लेकर सीरीज में जोड़ा था, ऐसे ही n सेलों को लेकर हम लोग पैरेलल में ऐड करेंगे। तो ये हो गया पहला सेल, और मैंने मान लिया इसका EMF E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। ऐसे ये है दूसरा सेल जिसका EMF मैंने मान लिया E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R2। ऐसे डॉट डॉट n सेल समझिए आपके पास है, और जो n सेल है nth सेल उसका रेसिस्टेंस इंटरनल Rn और EMF En। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं एक एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दूं जिसका टोटल रेसिस्टेंस कैपिटल R, तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल में सभी सेलों को ऐसे सबके
प्लस टर्मिनल को एक पॉइंट पर, सबके नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट पर जोड़ते हैं और फिर इन दोनों टर्मिनल्स को किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐड कर देते हैं। सबके ईएमएफ अलग अलग है, तो सबसे निकलने वाली जो करंट होगी वो भी अलग अलग होगी। ये I1, यहां से ये I2 और ये IN होगी, और टोटल करंट क्या होगी? I होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सेल जो टोटल है यहां पर, उससे निकलने वाली करंट का फॉर्मूला कितना होगा। तो ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये और ये भी पैरेलल में है, तो इसका पोटेंशियल जो होगा, इसका पोटेंशियल वो V इक्वल I इंटू R होगा। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल होता है V प्लस I R। तो यहां I1 और ये R1, और यहां से हम लिख सकते हैं E माइनस V इक्वल I1 R1, और I1 इक्वल फॉर्मूला हो गया E माइनस V की वैल्यू I इंटू R अपॉन R1, और ये हो गया पहले सेल द्वारा निकलने वाली करंट का फॉर्मूला। ऐसे हम लोग दूसरे सेल द्वारा निकलने वाली करंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ऐसे N का भी निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो पहले सेल द्वारा निकलने वाली करंट का फॉर्मूला मिल गया हमको I1 इक्वल E1 माइनस IR अपॉन R1। ऐसे I2 इक्वल हो जाएगा E2 माइनस IR अपॉन R2। ऐसे IN इक्वल मिल जाएगा EN माइनस IR अपॉन RN। और हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट है, इस पर सभी करंट आके मिल रहे हैं और टोटल करंट I निकल रही है। तो हम कह सकते हैं I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट 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 IN। और अगर सबकी वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूं तो ये हो गया I इक्वल E1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू E1 माइनस IR अपॉन R1। फिर ऐसे E2 माइनस IR अपॉन R2, और ऐसे डॉट 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 EN माइनस IR अपॉन RN होगा। और इसको सॉल्व करके हम इधर लेके आएंगे। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया आपका, अगर मैं इस R1 को यहां सबको डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा इक्वेशंस मिलेगा। I इक्वल E1 अपॉन R1 माइनस I R अपॉन R1। सेम यहां ऐसे E2 अपॉन R2, और यहां रखेंगे माइनस I R अपॉन R2। ऐसे डॉट डॉट ये हो जाएगा EN अपॉन RN माइनस IR अपॉन RN। जितने भी I वाले पोर्शंस हैं इस साइड में, उसको हम इधर लेके आए तो I और I कॉमन हो जाएगा, और यहां बचेगा 1, और ये हो जाएगा प्लस R अपॉन R1, फिर R अपॉन R2, और ऐसे डॉट 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 R अपॉन RN, और ये इक्वल हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 EN अपॉन RN, और टोटल करंट I इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा E1 R1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 प्लस डॉट 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 EN अपॉन RN अपॉन 1 प्लस R अपॉन R1 R अपॉन R2 और प्लस डॉट डॉट R अपॉन RN। और ये हो गया पैरेलल में अगर N सेल जुड़े हों जिनके EMF अलग अलग हों, E1 E2 E3 EN हो, और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 R3 RN हो, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R हो, तो उसका फॉर्मूला जो बहुत डेंजर दिख रहा है
अब इसमें हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करें कि सबके इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम हो और सबके ईएमएफ भी क्या हो, सेम हो, यानी E1, E2, E3 जो हैं वो सब E हो, R1, R2, R3 जो हैं वो सब स्मॉल r हो, तो क्या कम मिलेगा। तो देखते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं इसमें। अगर मैं कहूं E1 इक्वल E2 इक्वल E3 डॉट डॉट इक्वल En और सब बराबर E हो, ऐसे ही R1 इक्वल R2 डॉट डॉट Rn इक्वल स्मॉल r हो, तो I इक्वल क्या फॉर्मूला होगा। तो यहां E1 के यहां E पुट करना है, यहां R, E बाई R सब लिखेंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा E बाई R प्लस E बाई R प्लस E बाई R, और ये होगा n टाइम, यानी n बार होगा ऐसा, अपॉन 1 प्लस R अपॉन R, फिर R अपॉन R, और ये भी होगा n टाइम। अब इसको n टाइम अगर ऐड करते हैं तो I इक्वल हो जाएगा NE अपॉन R, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा NR अपॉन R, और इसको पूरा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा NE R प्लस N कैपिटल, और ये हो गया करंट का फॉर्मूला। कब? जब N सेल पैरेलल में जुड़े हों लेकिन सबके EMF और सबके इंटरनल रेसिस्टेंस सेम हो। तो ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जब सबके अलग अलग हो। और ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जब सबके EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस सब सेम हो। अब इसमें भी एक कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। वो कंडीशन है I इक्वल मिला हमको NE अपॉन स्मॉल r प्लस NR। इसमें से स्मॉल r बहुत ही स्मॉल है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, तो उसे हम लोग नेग्लेक्ट करके छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा NE अपॉन NR, और N से N कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल E बाई R हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कुछ देर पहले ही कि E बाई R तो एक सेल से निकलने वाली करंट है जिसको हम लोग I नॉट लिखते हैं, और ये हो गया I इक्वल I नॉट। अब हम दोनों की तुलना करते हैं। सीरीज में हमने पढ़ा कि अगर N सेल को आप सीरीज में ऐड करते हो तो टोटल करंट I इक्वल होता है N I नॉट, जहां I नॉट किसी एक सेल से निकलने वाली करंट है। लेकिन अगर उसी N सेल को पैरेलल में ऐड कर दिया जाए तो टोटल करंट किसी एक सेल के करंट के क्या होती है? इक्वल होती है। तो दोनों कॉम्बिनेशन से एक चीज क्लियर होगी कि सीरीज में करंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, एक सेल के करंट का n टाइम मिलेगा अगर आपने n सेल ऐड किया है तो। लेकिन पैरेलल में चाहे आप लाखों सेल ऐड कर दो, लेकिन मिलेगा आपको सिर्फ एक सेल का करंट ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बेटर कौन है? सेलों के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन है? सीरीज, पैरेलल नहीं। सबसे बढ़िया क्रम होता है सीरीज। अब देखते हैं कि अगर हम सीरीज और पैरेलल को दोनों को कंबाइन कर दें, यानी मिक्स कर दें, तो क्या कंडीशंस होगी, तो समझते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब इसमें आपका पैरेलल भी होगा और आपका सीरीज भी होगा। तो मैं फिगर बनाऊं, थोड़ा लंबा फिगर, ध्यान रखिएगा। मैंने n सेलों को लिया जिनके EMF E और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, और ऐसे n सेलों को सीरीज में जोड़ दिया। ध्यान सुनिएगा, n सेल लिया, n टाइम नंबर ऑफ सेल n है हमारे पास, और इनको लेकर मैंने सीरीज में जोड़ दिया, और सीरीज में जोड़ करके एक रो बना दिया, एक रो बना दिया। और ऐसे ऐसे अगर हम कई और रो बना लें और उन रो को अगर पैरेलल ऐड कर दें, ऐसे, और नंबर ऑफ रो जो हैं अगर m हो, m, और नंबर ऑफ सेल
और इस कॉम्बिनेशन को अगर हम लोग एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R से ऐड करते हैं तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं मिक्स या ग्रुप कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया, मैंने n सेल लिया और n सेल को एक रो में सीरीज में जोड़ दिया। मतलब इस कॉम्बिनेशन के एक रो में n सेल लगे हुए हैं और ऐसे ही एक रो के जस्ट पैरेलल में एक रो और है, फिर उसके पैरेलल एक रो और है, ऐसे कुल m रो हैं जो पैरेलल में हैं। तो नंबर ऑफ सेल इन वन रो n है और नंबर ऑफ रो कितना है, m है। तो अभी हमने सीरीज में पढ़ा है कि नंबर ऑफ सेल जितने होते हैं एक रो में जो सीरीज में ऐड होते हैं तो उनका टोटल EMF n होगा। तो इस रो का टोटल EMF n, इस रो का भी टोटल EMF n होगा, इस रो का भी और लास्ट वाले रो का भी टोटल EMF n होगा, किसमें n से जुड़े हों, और इसका टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस nr होगा। तो मैंने माना क्या कि हमारे पास n सेल है, उसको लेकर मैंने सीरीज में जोड़ करके एक रो बना लिया और ऐसी रो को बहुत सारी ऐसी m रो को आपस में पैरेलल में जोड़ कर दिया। तो हम बात करते हैं पहले किसी एक रो की, किसी भी एक रो की टोटल EMF होगी NE और टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, NR। और ये चूंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में जो पहले रो का EMF होता है और जो पहले का NR वो सब कुछ सेम होता है। तो हम कह सकते हैं टोटल EMF होगा, टोटल EMF इक्वल होगा NE। क्यों NE होगा, क्योंकि सब पैरेलल में है और पैरेलल में किसी एक रो का जो EMF होता है वही टोटल का EMF कहलाता है। तो एक रो का EMF NE तो दूसरे का भी NE है तो टोटल का भी NE होगा। लेकिन इस एक रो का टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस NR है, तो दूसरे का भी NR, तीसरे का भी NR। चूंकि ये सब पैरेलल में हैं अतः इनका रिजल्टेंट अगर मैं कहूं R डैश हो तो 1 अपॉन R डैश इक्वल 1 अपॉन NR प्लस 1 अपॉन NR और कितनी टाइम, m टाइम। क्यों, क्योंकि पैरेलल में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 1 अपॉन R इक्वल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट। तो इसका रेसिस्टेंस NR पूरे का तो 1 अपॉन NR, इसका भी 1 अपॉन NR, इसका भी 1 और टोटल का ऐड 1 अपॉन R डैश होगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R डैश इक्वल 1 1 1 m टाइम है तो जाएगा m अपॉन NR और R डैश इक्वल हो जाएगा NR अपॉन n। और ये हो गया जितने भी रो हैं इसमें सबका टोटल, जितने सेल लगे हैं टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R है और ये हमेशा सीरीज में होते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R डैश और ये हो गया मिक्स्ड में टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे करंट के बारे में कि करंट कितना होगा। तो फिगर मिटा रहा हूं, करंट I इक्वल फॉर्मूला होता है टोटल EMF। तो टोटल EMF कितना है, NE अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस ये है R प्लस R डैश और R डैश की वैल्यू ये है तो जरा पुट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा NE अपॉन R और ये हो गया इसकी वैल्यू NR अपॉन N और इसका मल्टीप्लाई करें तो I इक्वल फॉर्मूला हो जाएगा MNE अपॉन MR प्लस NR और ये हो गया मिक्स्ड क्रम में करंट का टोटल फॉर्मूला जिसके एक रो में नंबर ऑफ सेल n है और ऐसे नंबर ऑफ रो m है, यानी टोटल सेल m इंटू n है। अगर m इंटू n सेल हैं और उनको मिक्स्ड में ऐड किया गया है, मतलब सीरीज में भी और पैरेलल में भी ऐड किया गया है तो टोटल करंट का फॉर्मूला ये होगा। अब ये करंट मैक्सिमम कब होगा,
क्लियर लिख रहा है कि अगर आपको इसको मैक्सिमम करना तो ये मिनिमम करना पड़ेगा, ये मिनिमम करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आई मैक्सिमम हो तो आई मैक्सिमम के लिए आपको एम आर प्लस एन आर को मिनिमम करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें जहां a है वहां mr पुट करें और जहां b है वहां nr पुट करें तो क्या फॉर्मूला आएगा? तो ये हो जाएगा mr प्लस nr का होल स्क्वायर इक्वल mr माइनस nr का होल स्क्वायर प्लस 4mr इंटू nr, ये हो जाएगा। अगर मैं रूट हटा दूं तो ये अंडर रूट में चल जाएगा। मैंने कहा i को मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। अब इसमें ये तो वैल्यू छोटी हो ही नहीं सकती। हाँ, ये वैल्यू छोटी हो सकती है क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है और माइनस में ये छोटी वैल्यू हो जाएगी, फिर ये इसको आप छोटा कर सकते हो। अब इसको आप कितना छोटा कर सकते हो? तो किसी भी नंबर को, चूंकि ये स्क्वायर लगा है तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर 0 होता है तो आप कह सकते हो इसे मिनिमम करने के लिए ये 0 होगा। अगर ये 0 होता है mr माइनस nr इक्वल 0 तो ये हो जाएगा mr इक्वल nr, और यही है कंडीशन। या कैपिटल R इक्वल हो जाएगा nr बाई m, और nr बाई m को तो हम लोग लिख के आए हैं r डैश। तो क्या मिला? क्या इस पूरे डेरिवेशन को देख के समझने को मिला? अगर आप i मैक्सिमम करना चाहते हो तो mr प्लस nr की वैल्यू मिनिमम करना पड़ेगा। अब mr प्लस nr की वैल्यू ये है जिसमें हम लोग इसको मिनिमम कर नहीं सकते, इसको मिनिमम कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू हो। पॉजिटिव में सबसे छोटी वैल्यू होती है 0, और अगर मैंने इसको 0 किया तो ये फॉर्मूला आया, और ये है टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। मतलब ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध का टोटल रिजल्टेंट है। तो मिक्स्ड में अगर आप चाहते हो करंट बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लो हो तो क्या करना पड़ेगा? तो वेरी सिंपल, क्लियर है कि आपको जो आपका जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है उसे इतना रखना पड़ेगा कि वो इंटरनल रेसिस्टेंस के रिजल्टेंट के बराबर हो। यानी जितने सेल लगे हैं सबका जो रिजल्टेंट, सबके इंटरनल रेसिस्टेंस का जो रिजल्टेंट आएगा वो वैल्यू अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर होती है तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा। तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज पढ़ लिया, पैरेलल पढ़ लिया और मिक्स्ड पढ़ लिया, और फायदे देख लिए। सीरीज में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होती है, पैरेलल में बिल्कुल नहीं, और मिक्स में अगर करंट फ्लो ज्यादा करना है तो आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।